चाहता हूं कि अफसर बनने के बाद और इतनी बड़ा अवार्ड लेने के बाद मैं अपने इस इलाके को छोड़ूं और मैं चाहता हूं कि मैं भी लोगों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनूं ताकि हमारे युवा हमसे कुछ सीख सकें और देशभक्ति की भावना जो है वो आपस में पैदा करें। सर ने बहुत एक अच्छी बात करी है और एक मैसेज दिया है सोसाइटी को कि वो नहीं चाहते कि रिटायरमेंट के बाद वो ऐसे ही बैठे रहे, वो कुछ करना चाहते हैं ताकि अभी भी जो उनके अंदर हिम्मत दिख रही है और वो जो एक्टिव दिख रहे हैं, जो जज्बा उनके अंदर है कुछ कर दिखाने का, वो हमेशा कायम रखना चाहते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। पालमपुर की धरती पर अनगिनत वीर योद्धाओं ने जन्म लिया, जिनमें से एक वीर योद्धा है एस.सी. राणा, जिनको कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। आज हम यहाँ पहुँच चुके हैं अपनी टीम के साथ। एक खूबसूरत सी जगह पर इन्होंने घर बनाया हुआ है, अत्यंत शांति सी लग रही है और बादल मानो बरसने से थम ही नहीं रहे। इतना सुहावना मौसम हो गया था और आसपास आप, मैं कैमरामैन से बोलूँगी कि अपना कैमरा ज़रा दिखाइए कि इनका घर कितना खूबसूरत है। पूरी हरियाली ही हरियाली घर के आसपास। सामने आप देख रहे हो बालकनाथ जी का मंदिर, जो मुझे लगता है कि पालमपुर के हर घर पर बालकनाथ जी विराजमान है, उनको अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। और सामने हम दिखाना चाहेंगे बोर्ड कर्नल एस.सी. राणा, जिनको कीर्ति चक्र मिला। अंदर चलेंगे, उनसे मुलाकात करेंगे और जानेंगे खूब सारी कहानियाँ जो एस.सी. राणा सर अपने बारे में खुद बताएंगे, तो बेहतर जानकारी हम आप तक पहुंचा सकते हैं। इनके घर पर आकर बैठना और इनके बारे में आप तक जो अनगिनत किस्से कहानियां हैं सुनाना, हमारा एक ही मकसद है कि घर बैठकर आप लोग जब इनकी वीरता की गाथाएं सुनते हैं तो आपके बच्चे जब इनको देखते हैं, इनकी कहानियाँ सुनते हैं तो मोटिवेट होते हैं, तो देश के लिए कुछ करने का जो जज्बा उनके अंदर पैदा होता है वो इन्हीं से होता है। तो सर, आपका हम स्वागत करते हैं। धन्यवाद। एस.सी. राणा सर कीर्ति चक्र से सम्मानित जिनको किया गया, उनसे ही जानते हैं उनके बारे में। सर, कीर्ति चक्र एक बहुत बड़ा सम्मान जो आपको मिला, आप सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि जब आपको कीर्ति चक्र मिला तब आपकी पोस्टिंग कहाँ थी और ऐसा क्या किया आपने देश के लिए जो इतना बड़ा सम्मान आपको दिया गया, जिसके लिए पूरा देश जो है वो आप पे गर्व कर रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं कर्नल सुभाष चंद्र राणा, कीर्ति चक्र, रिटायर्ड। मेरा कमीशन जो है वो सिख रेजिमेंट में हुआ था। 11 सिख में मेरी कमीशन हुई थी जून 1999 में। उसके बाद अपनी यूनिट में रहते हुए मैंने कई जगह पर, जैसे कि रांची, कैयाबॉल J&K में, उसके बाद कानपुर और असम, यहाँ पर मैंने अपनी सेवाएं दी। तत्पश्चात मेरी पोस्टिंग जो है वो 16 राष्ट्रीय राइफल सिख, 16 राष्ट्रीय राइफल सिख जब हम बोलते हैं तो ये सिख रेजिमेंट से एफिलिएटेड है, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा जो है वो सिख ऑफिसर की पोस्टिंग होती है। तो मेरी पोस्टिंग वहाँ पर मई-जून 1999 में हुई थी। 16 राष्ट्रीय राइफल उस समय जो है वो सूरनकोट में थी और मेरी कंपनी जो है वो जम्मू-सिंध में थी। जम्मू-सिंध सूरनकोट से तकरीबन 3 घंटे का पैदल रास्ता है और लगभग 9000 फीट की ऊंचाई पर है। अच्छा। वहाँ पर जो हमारी कंपनी है उसको हम COBs बोलते हैं, कंपनी ऑपरेटिंग बेस, जहाँ से हम अपनी सीखी हुई ट्रेनिंग द्वारा विभिन्न प्रकार के आतंकवादी विरोधी ऑपरेशन करते हैं ताकि वहाँ के लोगों में शांति रहे, वहाँ के लोग सुख चैन से रहें। साथ ही साथ हम ये भी कोशिश करते हैं कि कुछ एक ऐसे जो है वहाँ के लोकल जो यूथ हैं, जवान हैं, उनको
गलत फहमियों का शिकार होते हुए वो इस लाइन को ज्वाइन कर लेते हैं। हम प्रयत्न पूरा करते हैं कि उनको भी हम मुख्य धारा पर जोड़ सके। और उस इलाके में मैंने अपनी ड्यूटी के दौरान बहुत सारे ऑपरेशंस किए, क्योंकि वहाँ पर जो है मिलिटेंट की, उग्रवादियों की, इन आतंकवादियों की बहुत ज़्यादा गतिविधियाँ थी, जो कि अपने पड़ोसी देश से सिखलाई लेते हुए वहाँ पर क्रॉस करते थे और आगे वैली की तरफ वो चले जाते थे। ऐसे कई ऑपरेशन किए और कई आतंकवादियों का सफाया हमने किया। और मेरी जो कंपनी के जवान हैं, जेएसयू हैं, उनको उनकी बहादुरी के लिए तरह तरह के पुरस्कारों से नवाजा गया। और जब भी कोई किसी प्रकार का ऑपरेशन लॉन्च करता है तो एक जवान की अच्छी ट्रेनिंग का होना बहुत ही अहम होता है। अच्छी ट्रेनिंग होगी तो ऑपरेशन में पूरी कामयाबी मिलेगी। अब मैं आ जाता हूँ, जैसे कि आपने पूछा कि मुझे जो कीर्ति चक्र मिला है जी। उसका क्या क्या ऑपरेशन था जी। क्या सिचुएशन थी। तो मेरे इलाके में काफ़ी गतिविधियां रहती थी और हमारा मेन ये काम होता है वहाँ के लोगों का टू विन द हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ द पीपल। उनको किसी गलत फहमी का शिकार नहीं होने देना और वहाँ के जवानों को, युवाओं को किसी गलत फहमी का शिकार नहीं होने देना। कितना भी प्रयत्न करो फिर भी जो आतंकवादी हैं वो किसी न किसी तरीके से डरा धमका करके उनको आप अपने ग्रुपों में शामिल करने की कोशिश करते हैं। सर, एक चीज़ पूछना चाहूँगी, उस टाइम का दौर जब आतंकवाद हर फैमिली से एक बच्चा उठा लेता था और उनको मजबूर करता था धमकियों से, या उनको थ्रेट दी जाती थी कि अगर आपके घर का एक बच्चा हमारे इस ग्रुप में आतंकवाद में शामिल नहीं होगा तो हम आपको फैमिली को मार देंगे, और ऐसा उन्होंने किया भी था। तो आपने ऑपरेशन के दौरान कुछ ऐसी चीज़ें की ताकि जो यूथ था वो आतंकवाद को छोड़कर फौज ज्वाइन करे? ये आप जो कह रहे थे, कुछ इलाकों में ऐसी घटनाएं हुई हैं जी। और मुझे खुशी है कि मेरे इलाके में जो मेरे तकरीबन 14-15 गांव थे, वहाँ पर ऐसी घटनाएं हुई, लेकिन वो बहुत कम थी। हमारा यही रहता था कि उन इलाकों में जो हमारा डेवलपमेंट है उसको वहाँ पर प्रोजेक्ट किए जाएं। लोगों के साथ मीटिंग करते थे, युवाओं के साथ मीटिंग करते थे और उनको हम प्रेरित करते थे कि वो अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान दें। तो अगर युवा को या उसके घर वालों को जब तक ये पता नहीं चलेगा कि भाई उनके प्रति भारतीय सेना क्या क्या काम कर रही है, क्या क्या काम कर सकती है और इसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे, आपके जब भी कोई आपको मोटिवेट करता है कि आप उग्रवाद ज्वाइन कर लीजिए तो उसमें उनकी भी कुछ समस्याएं रही हुई होती हैं। अदरवाइज़ मैं ये नहीं समझता हूँ कि कोई भी माँ बाप जो है वो अपने दिल से अपने बेटे को अपने से जुदा करके सर, इस लाइन में भेजना चाहता हूँ। हूँ। और मैं पूछना चाहूँगी, जैसे कि मैं हर फौजी से पूछती हूँ कि आपको फ़ौज में आने का शौक़ क्यों पड़ा? क्या आपकी फैमिली में ऑलरेडी फ़ौजी थे कोई, या आप इकलौते थे जिन्होंने फ़ौज को ज्वाइन किया? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। जी। और मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। हम 5 भाई बहन हैं और मेरा बड़ा भाई जो है वो आर्मी में थे। अच्छा। वो मेजर रिटायर हुए हैं। और क्या हम आपके भाई जो मेजर हैं, हाँ, रिटायर हुए, उनका नाम जान सकते हैं? हाँ, उनका नाम है मेजर रमेश चंद।
अच्छा, रिटायर्ड डोगरा तो आप रेजिमेंट। पैदाइश से यहीं पे पालमपुर से थे, पैदाइश आपकी, या कहीं अलग एरिया में थे आप? मेरा जो घर है, एंसेस्ट्रल हाउस जो है, वो यहाँ से तकरीब 5 किलोमीटर नीचे चोबू नाम की एक जगह है। अच्छा। वहाँ पर हैं। अच्छा। मेरे भाई वहाँ पर रहते हैं। अच्छा। और हमारी जो भी प्रॉपर्टीज़ वगैरह वहाँ पर है, और मैंने यहाँ पर घर बनाया है। जी। और मैं नहीं चाहता हूँ कि ऑफिसर बनने के बाद और इतनी बड़ा वार्ड लेने के बाद मैं अपने इस इलाके को छोड़ूं। और मैं चाहता हूं कि मैं भी लोगों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनूं, ताकि हमारे युवा हमसे कुछ सीख सकें और देशभक्ति की भावना जो है वो आपस में पैदा करें। सर ने बहुत एक अच्छी बात करी है और एक मैसेज दिया है सोसाइटी को कि वो नहीं चाहते कि रिटायरमेंट के बाद वो ऐसे ही बैठे रहे, वो कुछ करना चाहते हैं, ताकि अभी भी जो उनके अंदर हिम्मत दिख रही है और वो जो एक्टिव दिख रहे हैं, जो जज्बा उनके अंदर है कुछ कर दिखाने का, वो हमेशा कायम रखना चाहते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो सर मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगी कि फिर से वही सवाल कि आपने फ़ौज कैसे ज्वाइन करी? मैं जब हाई स्कूल में पढ़ता था जी, उस समय मेरा जो क्लास फेलो थे एक, उनके फादर जो थे वो आर्मी में थे, और उस समय की बात है, वो ऑनरी लेफ्टिनेंट अच्छा, फिर रिटायर हुए जब हम 8th 9th क्लास में थे। जी, तब मुझे लगता था कि ये लेफ्टिनेंट तो बहुत बड़ी चीज़ है। मैं भी मेरा तो वैसे ही बहुत जज्बा था, मेरा भाई फौज में थे, बड़े भाई फौज में थे, तो मैं चाहता हूँ कि मैं बस और कुछ नहीं करूँगा, सिर्फ फौज ज्वाइन करूँगा, आर्मी ज्वाइन तो करूँगा। आपको पता था कि फ़ौज में इतना टफ एक्सरसाइज, इतना टफ ड्यूटी और इतनी मतलब इतना आसान नहीं है फ़ौज ज्वाइन करना? बिल्कुल मैम, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि टफ़ है। इसलिए तो इस प्रोफेशन को चुना हमने कि अगर हमारे देश की रक्षा बाकी लोग कर सकते हैं तो हम उनमें से एक क्यों नहीं हो सकते। क्या बात है। और मेरी माँ भी कहती थी मुझे, जब मैं 8th क्लास में था तो मुझे तब वो कहते थे कि ये बच्चा जो है वे अफसर बनेगा। अच्छा, और आज मैं ऐसे बोलता हूँ तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं उस बात को जब मैं याद करता हूँ। जी। और मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ यहाँ बड़े गर्व से कि मैंने आर्मी जो है एज ए सोल्जर ज्वाइन की। अच्छा, अच्छा, ओके। एज ए सोल्जर मैंने डोगरा रेजिमेंट में ज्वाइन की 1979 में, 1979 में। और वहाँ पर जो होता है आर्मी कैडेट कॉलेज के थ्रू एक कमीशन का प्रावधान होता है। तो आर्मी कैडेट कॉलेज में उस समय हमें अगर अप्लाई करना होता था तो 2 साल मिनिमम सर्विस होना चाहिए, ज़रूरी होती थी। तो उसके बाद मैंने जो है वहाँ पर रिटन एग्ज़ाम की कोचिंग ली, और मैं ये कहता हूँ कि फ़र्स्ट टाइम अटैम्प्ट में हम वहाँ पर उत्तीर्ण नहीं हो सके। सेकंड अटैम्प्ट में मैंने रिटन क्लियर किया, जिसमें 5 पेपर होते हैं। उसके बाद सर्विस सिलेक्शन बोर्ड भोपाल में हमारा इंटरव्यू हुआ। हो सकता है उस समय कुछ शॉर्ट कमिंग होंगी जिसकी वजह से हमारा बैच जो है वो उसमें सेलेक्ट नहीं हो पाए। उसके पश्चात 83 में मैंने दोबारा अटेम्प्ट की, और मेरा जो एसएसबी इंटरव्यू था भोपाल इलाहाबाद में था, जहाँ पर मुझे बड़े फ़ख्र से, मुझे खुशी से ये मैं कह रहा हूँ कि वहाँ पर मेरी सिलेक्शन हो गई, मेडिकल में फ़िट हो गए। और उसके बाद हमने जुलाई 85 में आर्मी कैडेट कॉलेज विंग देहरादून ज्वाइन किया। ये 2 चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक एनडीए होता है और एक आर्मी कैडेट कॉलेज विंग। एनडीए में जो होते हैं 10+2 के बाद डायरेक्ट लोग जो है वो नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला जाते हैं, और जो आर्मी के थ्रू जो इंडियन कमीशन ये है, ये हम आर्मी कैडेट कॉलेज विंग देहरादून में करते हैं, जहाँ पर हमारे को ग्रेजुएशन करवाई जाती है। जेएनयू से एफिलिएशन है, 3 साल का मोर ऑफ एकेडमिक्स लेस ऑफ मिलिट्री ट्रेनिंग ये होती है। और चौथे साल में हम एसीसी विंग से इंडियन मिलिट्री एकेडमी में आ जाते हैं, और
एनडीए खड़कवासला के वाले भी 3 साल के बाद ग्रेजुएशन करने के बाद आईएमए में आ जाते हैं। तो फिर हम इकट्ठे मिल कर के 1 साल की और मिलिट्री ट्रेनिंग करते हैं, उसके बाद हम पास आउट हो जाते हैं। कभी ऐसा लगा सर बीच में ट्रेनिंग के दौरान कि ये बड़ी टफ ट्रेनिंग है तो मैं नहीं कर पाऊँगा? नहीं, ऐसे मैं तो आपको ये कहना चाहूँगा कि एक पहाड़ी इलाके से होने के नाते जी। तो ये टफ़ चीज़ की जो कोई नाम का कोई शब्द है वो हमारे पास नहीं है। अच्छा, ओके। हम पहले ही अब यहाँ पर जो भी हम काम करना, हर जगह काम करना, घर में काम करना, खेती बाड़ी में काम करना, तो हमारे लिए जो भी चीज़ें थी, हाँ कुछ चीज़ों में ये मुश्किल होती है, लेकिन जहाँ पर हौसला है, हौसले बुलंद हों तो आपको हर चीज़ जो है वो फीकी पड़ जाती है। हौसले बुलंद हो तो हर चीज़ फीकी पड़ जाती है। वाह, क्या बात करी है सर आपने। मैं चाहती हूँ कि जब भी ये आपका ये जो वाक्य जो आपने ये जो लाइन कही है, जब यूथ सुने तो उनके अंदर एक अलग सा हौसला आना चाहिए। सर एक चीज़ आपसे पर्सनली मैं पूछना चाहूँगी, कॉलेज का वो दौर जब आप कॉलेज में थे तभी से आपने ठान लिया था कि आप फ़ौज में जाएंगे? मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि आर्मी ज्वाइन करने से पहले मैं कॉलेज में नहीं गया। अच्छा, नहीं गए, 12th के बाद ही? मैंने उस समय क्या होता था, उसमें हाई स्कूल होता था। अच्छा। और हायर सेकेंडरी पार्ट 2। ओके। तो मैंने हायर सेकेंडरी पार्ट 2 किया था, क्योंकि आर्मी में कमीशन लेने के लिए मिनिमम क्वालिफ़िकेशन जो थी उसमें हायर सेकेंडरी पार्ट 2 था, जो कि अभी 10+2 जी जी की तरह है। जो कॉलेज की मैंने जो पूरी कार्रवाई की, जो ग्रेजुएशन की, वो आर्मी कैडेट कॉलेज देहरादून में जब हम थे, वहाँ पर ये पूरी जो हमने जेएनयू से डिग्री ली, तो ये वहाँ पर हमारे को दी गई। सर ऑपरेशन कौन कौन सा ऐसा आपने किया, कौन कौन से ऐसे ऑपरेशन आप अपनी लाइफ में कर चुके हो? मैम, पहले तो मैं ये बताता हूँ कि 90 में कुछ पंजाब में भी कुछ गलतफहमियाँ हुई थी, कुछ उग्रवाद हुआ था। उसमें हमारी पोस्टिंग जो थी रांची में थी, तो हमें वहाँ से मोबिलाइज़ किया गया। मैंने अपना ये फगवाड़ा में और हरिके पत्तन में, मक्खू में, इन इलाकों में ऑपरेशन किए। और एक बात यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो अभी भी मेरे दिमाग में गूंजती है। मैं और एक मेरा सहयोगी ऑफिसर, हमने उस इलाके में घेरा डाल रखा था। तो जब हम अपने ट्रुप्स के साथ कांटेक्ट कर रहे थे, तो 3-4 ट्रेसर जो हैं वो खड़कू बोलते थे पंजाब में उग्रवादियों के, उनके आए। तो वहाँ से हमने तकरीबन नीचे बांध होता है, उसमें 10-15 फीट हमने नीचे जंप मारा। धान की खेती थी, इतने पाँव में घुस गए, बट वहाँ से जो है वो ईश्वर की कृपा थी और वहाँ बच गए, कोई नुकसान नहीं हुआ। और उसके बाद जो है जो ऑपरेशन हुए, हमने बाहर से घेरा लगा रखा था और अंदर दूसरी पार्टियां थी। तो उस ऑपरेशन में 3 खड़कू जो है वो मारे गए थे, 3 उग्रवादी उसमें मारे गए थे। तो ये मैं तो बात वहाँ की करता हूँ। उसके बाद वहाँ से ख़त्म होने के बाद मेरी पोस्टिंग हो गई कैयाबॉल में, जो कि बारामूला से आगे नौगांव एक जगह है, और नौगांव से ऊपर आपको पूरे बर्फीले इलाके में जाना पड़ता है, पूरा इनसे ढका रहता है। वहाँ पर एलसी हमारी और हमारे दुश्मन की पोस्ट के बीच में दूरी 15 मीटर, 20 मीटर, 50 मीटर, इतने आमने सामने हम थे। और वहाँ पर भी एक मेरी पोस्ट थी, जहाँ से मेरा जो कंपनी हेडक्वार्टर था, जहाँ मेरा बंकर था, वहाँ से हम फॉरवर्ड पोस्ट में जब मैं जाता था तो ओपन में जाना पड़ता था, और सामने उनकी पोस्ट से फायरिंग आती थी। तो एक बार जब मैं वहाँ से जा रहा था तो उनकी गन का ट्रेसर आया, वो मेरे कान से निकल करके चला गया। और टाइम था तकरीबन रात के जो सूर्य अस्त हो चुका था उसमें। तो उसमें मैंने कुछ
10 मीटर 8 to 10 मीटर नीचे जंप मारा और वहाँ से 3-4 किलोमीटर का क्रोज टूर करते हुए फिर वापस अपनी पोस्ट में पहुँचा। और अभी भी मुझे ना यहाँ पर ये और यहाँ पर ये उसकी जो रगड़ें जो लगी हुई हैं, निशानियाँ हैं जो अभी भी हैं। उसके बाद जो भी हमारा वो इलाका था उसको मैंने जो पक्के लकड़ियों के बड़ी बड़ी जो बलियाँ हैं लोग लेकर के उसको मैंने अंडरग्राउंड करवाया। उसके बाद हमें अपनी मूवमेंट में कोई परेशानी नहीं हुई। सर एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगी, ये जो आप गोली की बात करते हो, बम की बात करते हो, जो आपके कान को छू के चली गई जी, और आप एक खिलौने की तरह उसको झेलते हो, तो ये जज्बा जो एक फौजी के अंदर आता है कि वो जो ठान लेता है कि उसको गोलियों से खेलना है। मैम, जो आदमी फौजी बन गया, जिसने यूनिफॉर्म पहन ली, वो गोली से नहीं डरता है। जिसने यूनिफॉर्म डाल ली, पहन ली, वो गोलियों से गोली से नहीं डरता, वो मरने से नहीं डरता है। क्या वो बात देश के लिए मर मिटने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। जो सेक्रीफाइस आर्मी वाला जवान करता है बॉर्डर पर ताकि हमारे पूरे लोग भारतवासी चैन की नींद सो सकें, इससे हमारे, मैं आपको बिल्कुल ये कह रहा हूँ, हमें ये नहीं लगता है कि अगर हम बॉर्डर में लाइन ऑफ कंट्रोल में अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, हम पूरे चौकन्ने रहते हैं, पूरे होशियारी से काम करते हैं, अपनी ट्रेनिंग जारी रखते हैं, फिर भी कई बार ऐसी इंसिडेंट्स हो जाती हैं, कई बार ऐसी भी घटनाएं हुई हैं जहां पर हमारी भी कई बार कैजुअल्टी हो गई। कि अगर हमारी एक कैजुअल्टी हुई है तो हमने एडवर्सरी की 5 कैजुअल्टी की है। ये तो हमारा तय है। हम पूरी एहतियात बरतते हैं, पहले हम कोई किसी को उकसाते नहीं हैं, लेकिन अगर कोई उंगली करेगा हमारी तरफ तो उसकी उंगली तोड़ दी जाती है। उंगली तोड़ दी जाएगी। एक फौजी का कहना है कि हम शांत रहते हैं, हम कुछ नहीं करते, पहला हथियार नहीं उठाते जब तक दुश्मन की तरफ से कोई हलचल ना हो। तो ये एक फ़ौजी मैसेज दे रहा है सबको कि आप लोग शांत रहिए, तो हमें युद्ध करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, हमें हथियार उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मुझे लगता है कि शत्रु जो है वो कहाँ सुधरता है सर, वो तो अपने दाव पेच खेलने में हमेशा माहिर रहता है। सर बात करते हैं आपकी पर्सनल ज़िंदगी की। कौन सी सन में आपकी शादी हुई? क्या आपकी लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज थी, या आपने पहले ज़माने की तरह लड़की को देखा नहीं था? नहीं, वैसे हमारी जो शादी है ये अरेंज्ड मैरिज है जी, लव मैरिज नहीं है। और दूसरी बात, जो लड़की को नहीं देखा था ये पहले बातें होती थी, लेकिन हमारा जब हमारी बातचीत हुई तब हम मिले, आपस में बातचीत हुई और उसके बाद शादी के लिए रजामंदी हुई। और 8 फरवरी 1992 को हमारी शादी हुई। तो क्या टाइम मौका मिला, फौज ने आपको टाइम दिया कुछ टाइम स्पेंड करने के लिए अपनी धर्मपत्नी के साथ, या फ़ौरन से आपको जाना पड़ा? मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि हमारा एक पार्ट बी एग्ज़ामिनेशन होता है जी, क्योंकि आपको लेफ्टिनेंट टू कैप्टन टू मेजर बनना होता है, तो पार्ट डी एग्ज़ाम जो है वो ज़रूरी होता है जी। जब मेरी शादी थी, शादी के एक दिन पहले वो मेरा चांस था, तो मुझे उस पेपर में अपेयर होना था। तो क्योंकि मैं शादी के लिए यहाँ छुट्टी आ गया था, तो यहाँ से एक दिन पहले यहाँ से धर्मशाला में मेरा सेंटर था। अच्छा। तो धर्मशाला में मैंने पेपर दे करके आया। फिर दूसरे दिन मेरी जो है वो बारात। अच्छा, दूसरे दिन बारात, पहले दिन पेपर? हाँ, पहले दिन। तो उसके बाद छुट्टी मिली? हाँ, ने पेपर दिया, उसके बाद हम छुट्टी आए थे, छुट्टी यहाँ पर रहे थे, साथ में रहे एक महीना। और शादी करने के बाद फिर दोनों हस्बैंड वाइफ हम साथ में चले गए रांची। अच्छा, फिर जब आपकी रांची पोस्टिंग हुई, हाँ जी, तो आप मेम साहब को वहीं लेके चले गए? वहीं चले गए। वहाँ तकरीबन 9-10 महीने वहाँ पर रहे। उसके बाद फिर हमारी पोस्टिंग हाई एल्टीट्यूड में हो गई और उनको वापस यहाँ पर घर आना पड़ा। सर, सर्विस के दौरान कोई ऐसा वाक़या जो आप हमसे शेयर करना चाहें, कोई इंटरेस्टिंग सा वाक़या?
इंटरेस्टिंग बाकी आप किस तरीके से इंटरेस्टिंग मतलब कि दुश्मन का सामना करते करते कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग बातें भी हो जाती है। ज़रूरी नहीं कि दुश्मन से आप एक अलग रूप में आप पेश आते हैं। कभी कभी कुछ ऐसा टाइम आ जाता है कि आपको लगता है कि नहीं, आप मैंने दुश्मन को पछाड़ना है, लेकिन हो सकता है प्यार से दुश्मन संभल जाए। में ऐसी कई बार ऐसी हो जाती है। जैसे पहले मैं आपको मैं जब राष्ट्रीय राइफल में था वहाँ की भी बात बताता हूँ कि वहाँ पर हमारा जो सूरनकोट से मेरी पोस्ट तक जो है वो 3 घंटे प्लस का टाइम था। तो हमारा जो सामान था वो पोर्टर लाते थे, सिविलियन लाते थे, उनको पेमेंट होती थी उसकी। हमारा क्लोथिंग है, क्योंकि वहाँ बर्फ़ पड़ती थी, विंटर क्लोथिंग है। तो वहाँ पर एक बार उन्होंने जो है वो आतंकवादियों ने वो सामान छीन लिया। अच्छा। जो हमारी पोस्ट को आ रहा था, कुछ सब्जियाँ थी और कुछ यूनिफॉर्म, बाल कलवे, गर्म बाल कलावा वगैरह वगैरह ये थी। और उनके हाथ में एक वो चिट्ठी भेजी कि इस नंबर पर फ्रीक्वेंसी पर कांटेक्ट करें, नहीं तो हम आपकी पोस्ट का हुलिया बदली कर देंगे। जी जी जी। फिर जब वो हमारे पास आए तो सबसे पहले मैंने तो अपने हेडक्वार्टर को इन्फॉर्म किया कि ऐसे ऐसे हुआ है और ये फ्रीक्वेंसी उन्होंने दी है। तो इसके बारे में अब ये बाकी हायर हेडक्वार्टर जो है वो बात देख सकता है। और जो हमारे जो पोर्टर थे, हमने उनको बोला कि अभी मुझे याद है कि मैंने कहा उनको बोलना, अब तुम्हारा कभी भी कहीं भी अगर होता है, मैंने कहा जगह आप बता देना, इलाका आप बता देना, हम वहाँ पर पहुँचेंगे। हिम्मत है अगर माँ का दूध पिया तो सामने आ जाना। अच्छा। मेरी पोस्ट तो रही कहाँ कि तुम बताओ कहाँ पर हो, तुम मिलोगे। तो ऐसे किस्से होते रहते हैं। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात तो ये हुई कि जब भी उन्होंने ये छीना था उसके 3 दिन बाद एक ऑपरेशन हुआ जिसमें 2 मिलिटेंट मारे गए। और आपको ये मैं बता के मुझे खुशी भी हो रही है कि 2 ने वो बाल कलवे लगाए हुए थे। अच्छा, जो आपके वो छीने हाँ, जो गए उनके थे। छीने हुए थे। तो मैंने कहा चलो 2 तो वसूल पाए। तो वहाँ पर एक ऐसा हुआ। और जब हम कई बॉल में थे, वहाँ पर आपसी दूरी तकरीबन 15, 20, 25, 30 अलग अलग पोस्टों की रहती थी। तब जब भी एक बार की बात है, ऐसी दिवाली हो रही थी तो हमारे जवानों ने कुछ फायर किया, अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे, फायर ही किया तो वो चिल्लाने लगे सामने कि साथी फायर क्यों कर रहे हो। अच्छा। बोलते साहब दिवाली मना रहे हैं। अच्छा। हैं, अच्छा बोलो साथी हमें भी मिठाई भेजो। है। अच्छा। तो ऐसे भी कई बार ऐसी बातें हो जाती हैं कि उनका मन करता था कि आपके हाँ, साथ वो हमने उनको बांटे। इतना दबा करके रखा था। जी जी। क्योंकि वो उनको पता था कि सामने इंडियन आर्मी की सिख यूनिट है, सरदारों की पलटन है और तगड़ी पलटन है। और वहाँ पर वो हमारे से जितने भी समय हम रहे, शुरू में उन्होंने फायर करने की कोशिश दबाना चाहा, लेकिन उसके बाद हम तकरीबन 2 साल का समय वहाँ पर बिताया, कभी ऐसा नहीं हुआ। मैं आपको बता रहा था कि कीर्ति चक्र कैसे मिला। तो जिसका जो ऑपरेशन था ये 28 और 29 तारीख को हुआ। 29 तारीख सुबह फर्स्ट लाइट से हमने सर्च करना शुरू की और अपनी सीखी हुई ट्रेनिंग के द्वारा हमने पहले 2 मिलिटेंटों को मारा, उग्रवादियों को। 2 उग्रवादी जो है वो घर में ढोक के अंदर छुप गए। तो वहाँ से रॉकेट लॉन्चर मैंने खुद स्वयं वहाँ से फायर किया उनके ऊपर। और उस दिन से फायर किया हुआ आज भी मेरे राइट ईयर का हेयरिंग लॉस है। और डॉक्टर्स जो है वो कहते हैं कि इसमें आपको हेयरिंग एड भी नहीं लगेगा। तो ये तकरीबन मैं बटालियन में नहीं जा पाया और 5-6 दिन इसमें घूं की आवाज़ होती रही। फिर सब्सिक्वेंटली हमने आगे ऑपरेशन शुरू किया, फिर 2 और मिलिटेंटों को मार गिराया। इस तरीके से हमने तकरीबन दोपहर के समय में 6 मिलिटेंट जो हैं वो मार दिए थे, 2, 4 तक 5। इस समय जो है एक नज़दीक की पहाड़ी से मिलिटेंटों का अंधाधुंध फायर जो है वो हमारे ऊपर आ रहा था। तो एक तरफ से फायर की भी रक्षा से अपनी प्रोटेक्शन करना, दूसरी तरफ से मिलिटेंट को भी
न्यूट्रलाइज करना। उसके बाद एक बार जब हम जा रहे थे तो तकरीबन 10 मीटर एक छोटा सा नाला था, वहाँ 2 टेररिस्ट बैठे हुए थे, दूसरी तरफ उनका मुंह था। मेरे साथ मेरे 4 जवान थे और 4-5 सिविलियन थे जो कि साथ में चले हुए थे। तो जब उनको मैंने देखा तो तुरंत एक ऐसी रिएक्शन आई कि मैंने बोला चलो चलो यहाँ पर अभी कोई नहीं है, चलो वापस चलो, अब ख़त्म हो गया सब कुछ। ये 6th सेंस में उसमें ऐसे रिएक्शन किया। फिर हम वहाँ से 200 मीटर पीछे आए, अपनी प्लानिंग की और फिर उनको जो है न्यूट्रलाइज किया दोनों को। तो एक वहाँ से भागा तो मैं और मेरा साथी हमने तकरीबन 75 मीटर की दूरी पर दौड़ करके उसको चेज किया और पहाड़ी इलाके में नाले के पास उसको मार गिराया। और हमारे पास भी वो बराबर जब वो दौड़ रहा था तो पीछे उसने AK-47 लगा रखी थी और फायर कर रहा था, डर डर कर। कोई एम्ड फायर नहीं था, बट किसी को भी ये लग सकती थी। ये मैं बिल्कुल आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। इस समय तक हमने 7 मिलिटेंट्स जो हैं वो टेररिस्ट जो है वो मार दिए थे। और ये बात यहाँ मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो टेररिस्ट हमने मारे थे इसमें 5 जो थे वो कमांडर थे, जिनके पास AK-47 और पिस्टल, हर बंदे के पास 2-2 हथियार था जो हमने रिकवर किया। इसके बाद एक ढोक में 4 जो हैं उग्रवादी छुपे हुए थे। 2 उग्रवादियों को हमने अपने मार गिराया। उसके बाद जो मेरा बड्डी था, बड्डी जो साथ में रहता है, उसको मैंने बोला कि आप फायर करेंगे और मैं अंदर गया और उसने फिर मैंने फायर किया, वो अंदर आया। तो जो 2 मिलिटेंट अंदर थे, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, तो वो भी वहाँ से अंधाधुंध फायर कर रहे थे। सिचुएशन ऐसी थी, कुछ भी हो सकता था। तो हम इस दरवाजे पर थे और वो उस दरवाजे के अंदर से छुप के फायर कर रहे थे। तब मैंने उसको बोला तुम वहाँ फायर करते रहना। इन द मेन टाइम क्या हुआ, वहाँ से अंदर से एक आदमी ने, एक जो उग्रवादी था, उसने ग्रेनेड फेंक दिया। और हमारी सिखलाई है कि ग्रेनेड एक जो 4 सेकंड में फटता है और राइफल से फायर किया जाए तो 7 सेकंड में फटता है। तो जो गुजरों के जो घर होते हैं, ढोक होते हैं, बड़ी बड़ी बलियाँ होती हैं, उसमें हमने पोजीशन ले ली और साथ में करते रहे, फायर करते रहे। और जब मैंने मन ही मन देखा कि 4 सेकंड हो गए, तब मुझे यकीन हो गया कि अभी ग्रेनेड जो है वो ब्लास्ट नहीं होगा। इन द मेन टाइम जो मिलिटेंट थे और मैं और मेरा जो बड्डी था, हमने दोनों ने अपना ग्रेनेड निकाला और अंदर ग्रेनेड फेंका। द मेन टाइम अंदर से एक मिलिटेंट फायर करता हुआ बाहर आया और बाहर जब आ रहा था तो दोनों के फायर से वो मर गया। अब एक मिलिटेंट बचा था, अंदर था। जब हमने उसको ग्रेनेड को देखा जो मेरे पास में था, तो ग्रेनेड देखा तो ग्रेनेड का जो होता है चेंज लीवर होता है एक रिलीज, उसका जो उन्होंने पिन निकाली हुई थी, तो पिन पूरी निकली हुई थी, बस ये कह रहे हो कि कुछ सेंटीमीटर, हाफ सेंटीमीटर थोड़ा सा फंसी हुई थी, जिसकी वजह से वो ब्लास्ट नहीं हुआ। अगर वो उस समय ब्लास्ट हो जाता तो कुछ भी नुकसान अपना हो सकता था। उसके बाद हमने उसकी जो पिन बची हुई थी बाकी और फिर अंदर ग्रेनेड फेंका और उस चौथे उग्रवादी को भी वहाँ पर मार गिराया। तो एक ऐसा मौका था ये जहाँ पर उस समय हमें ये नहीं चिंता होती कि घर में कोई परिवार है या कोई और दूसरा है, उसमें सिर्फ यही होते कि हमारे साथी हैं और ये हमारी देशभक्ति है और ये हमारा कर्तव्य है कि ये जो जिन्होंने हथियार उठाया है, जिनको बताने के बाद भी आतंकवाद का रास्ता अपनाया है, उन्होंने एक दिन मरना ही मरना है, भारतीय सेना के हाथों मरेंगे ही मरेंगे। सर, आपकी धर्मपत्नी से मिलना चाहेंगे और कुछ आपके बारे में पर्सनल उनसे भी पूछेंगे कि शादी के बाद वो आपके साथ खुश थी एक फ़ौजी की पत्नी बनकर, उनको कितना गर्व था। तो आइए अब हम बात करते हैं और बहुत सारी अनसुनी बातें जो हैं वो इनकी धर्मपत्नी से करेंगे, सुनेंगे। तो ये मुझे लगता है स्टोरी थोड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। एक फ़ौजी की ज़िंदगी देश के लिए कुर्बान हो जाती है, वहीं उनकी धर्मपत्नी घर को संभालती रहती है, बच्चों की परवरिश करती रहती है। लेकिन बहुत सारे ऐसे किस्से होंगे जो हम एक फ़ौजी की धर्मपत्नी से जानना
चाहेंगे और आपको बताएंगे कि वो कितनी कठिनाइयों का सामना करती हैं और कितना खुश रहती हैं। मैम, पर्सनल आपसे बात करना चाहेंगे। आपकी शादी हो गई सर से, हाँ जी आप रांची चली गई। जी। आपके कितने बच्चे हैं? मेरी एक बेटी है, एक बेटा है। अच्छा, दोनों शादीशुदा हैं? नहीं नहीं, बेटी की मैरिज अभी शादी हुई है। बेटा तो अभी मना करता है मैरिज के लिए, 27 इयर्स का हो गया, बट अभी तो मना करता कि अभी तो बहुत जल्दी है। अच्छा, तो आजकल तो क्या बेटी को भी आपने एक फौजी चुन के दिया? हाँ जी, फौजी परिवार हाँ में जी, बेटी गई हाँ है। जी। उसका हस्बैंड मेजर है आर्मी में। ऐसा क्या? ऐसा मैंने बहुत बार देखा है मैम कि एक फौजी की बेटी जो है अक्सर फौजी से ही ब्याही जाती है। एक्चुअली क्या वो डिसिप्लिन में पली होती है, वो रीज़न रहता है? वही रीज़न रहता होगा। एक्चुअली उसको वो पापा को जैसे देखा था तो उसको था कि मैं भी आर्मी वाले से ही मैरिज करूँगी। अच्छा। एंड टचवुड हमें बहुत अच्छी फैमिली मिली जो कि उसका बहुत ख्याल रखती है, बहुत खुश रखते हैं उसको। तो मैम थोड़ा पर्सनल हाँ जी। बात करते हैं। जी जी। बहुत बार ऐसा होता है कि जब सर की पोस्टिंग दूर दराज क्षेत्र में हो जाती है तो आप वहाँ किसी कारणवश नहीं जा पाते हो, तो घर रहकर आप छोटे अपने बच्चों की परवरिश करते हो। बहुत सारे ऐसे त्यौहार भी होते होंगे जो आपने सर के बिना मनाए होंगे। जी। उस टाइम आपको कैसा लगता है? उस टाइम जब ये राष्ट्रीय राइफल की अभी बात सुना रही है तो उस टाइम मेरा बेटा जो है वो 2.5 ईयर 3 इयर्स का होगा, ज़्यादा से ज़्यादा इतना जी। था, एंड बेटी 6 इयर्स। तो उस टाइम बहुत ज़रूरत होती है हस्बैंड की, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे होते हैं। जी। तो कभी रात को बीमार पड़ रहे हैं, कोई चीज़ चाहिए होती है तो उस टाइम, और हमें भी उस टाइम ज़्यादा लगता है कि हम हस्बैंड के साथ रहें। जी। बट उस टाइम नहीं हो पाता था ये सब, तो खुद को इतना स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है कि खुद बच्चों को ऐसे लगे कि मम्मी पापा यही है। जी, जो भी जी। उनकी ज़रूरतें हैं वो मुझे अकेले करनी है, उनकी पूरी करनी है। चाहे उनको टॉयज़ चाहिए या बुक्स चाहिए या कुछ भी खाने को चाहिए, पिज़्ज़ा खाना है जो, तो मुझे ही उनका सब कुछ करना है। एंड ये रही वो त्योहारों की बात, तो जब भी ये छुट्टी आते थे तो हमारे लिए वही उसी टाइम दिवाली, दशहरा, बर्थडे सब सेलिब्रेट इकट्ठे हो जाते थे, क्योंकि ऐसे तो है नहीं कि हर चीज़ में इनको छुट्टी मिले, दिवाली में मिले, दशहरे में मिले या कहीं मिले। तो जब ये छुट्टी आते थे ना, हमारे लिए वही दिवाली, दशहरा, सब बर्थडे, सब कुछ, एनिवर्सरी। कभी ऐसा हुआ कि करवा चौथ आपने अकेली मनाई हो? बहुत सारी मनाई है इकट्ठे, तो अब मनाने लगे हैं। जब ये कमांड कर रहे थे तब हम इनके साथ साथ में रहे। तो अभी उस टाइम ऐसा होता था कि उस टाइम तो वीडियो कॉलिंग भी नहीं होती कुछ भी नहीं होता था, फोन पे बात होती हाँ जी, थी। सिविल फ़ोन हमने लगा रखा था, आर्मी वालों ने भी दे रखे थे पार्लर पे। बट उस टाइम फ़ोन जब ये कभी पोस्ट में महीने से एक बार उतरेंगे जी। तभी बात हो पाती थी। उसके लिए भी जब हम भाग भाग के जाते थे, फ़ोन बज रहा, कई बार फ़ोन नहीं भी बज रहा है ना, अगर वॉशिंग मशीन चलिए तो हम उसको बंद करते थे कि फ़ोन बज रहा है। अरे वो दिमाग में होता था ना कि उस टाइम मिलिटेंसी बहुत ज़्यादा पीक पे थी। जी, तो बहुत डर ज़्यादा। था। हाँ, बहुत ज़्यादा। रात को भी हम सोते थे ना, ऐसे ही होते थे हाथ कि हे भगवान, मतलब उनको ठीक रखना, खुश रखना। इतने छोटे छोटे बच्चों की जिम्मेदारी थी, उनको पालना है, बड़ा करना है, किसका सहारा होता है हस्बैंड के अलावा। तो बहुत टफ टाइम काटा है हम लोग। मैंने सुना है कि फौजी की वाइफ जो है, धर्म पत्नी जो है, वो बड़ी कठोर हो जाती है, उसको पता है। उसके जो हालात है ना वो कठोर बना देते हैं, और हमें प्राउड है कि मैं एक फ़ौजी की बीवी हूँ। और एक मैं आपको इनकी एक बात सुनाती हूँ कि जैसे कभी भी वैसे सुनते थे ना किस्से कि वहाँ पर, और पहले तो न्यूज़ में दे देते थे कि वो जगह में मेजर शहीद हो गया, ये हो गया, तो मतलब कितनी घबराहट होती थी वो हमें पता है। तो एक बार मैं इनको बोला कि आप ऐसे मत जाया करो ऑपरेशन में ना, वो हेडक्वार्टर में बता दिया करो कि मैं बाहर हूँ। तो इन्होंने जो बात कही थी ना, मुझे आज भी वो दिल में है मेरे में। तो इन्होंने कहा कि अगर मैं फ़ौज के साथ गद्दारी करूँगा ना तो तू गद्दार की बीवी कहलाएगी, और अगर मैं कहते शान से मर भी जाऊँगा ना तो तू शहीद की बीवी कहलाएगी। अब तूने क्या बनना है वो तुझे पता होना चाहिए। क्या बात है ये, तेरे को क्या, हाँ जी, कि तेरे को क्या अच्छा लग रहा है, गद्दार की बीवी कहलाएगी वो अच्छा लगता है या शहीद की बीवी बन के जीना है वो अच्छा लगे। उसके बाद मैंने उनको कभी नहीं रोका कि नहीं आप करो, या जो आपकी ड्यूटी है आप करो। वो चीज़ मुझे बहुत टच की थी। उस टाइम आपका प्यार था, आपकी इनसिक्योरिटी थी जो आपने ये बात बोली। ये बहुत बड़ी बात सर ने बोली। हर फौजी कहता है अपनी बीवी से कि तो गद्दार की बीवी बनेगी या शहीद की बीवी। तो बीवी को समझ आ जाती है, वो उसका बचपना होता है, उसका प्यार होता है, और जो आज तक बीवी उस चीज़ को
अपने सीने में दबा के रखती है और बड़ा गर्व करती है कि उसका हस्बैंड जो है वो एक फ़ौजी है और वो फ़ौजी की पत्नी है। मैम, रिटायरमेंट के बाद अब आपकी लाइफ कैसी है? बहुत अच्छी है। अच्छा लगता है कि अब हम अपना जो दिवाली, दशहरा, एनिवर्सरी, बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, इकट्ठे रहते हैं। और जो पिछला जो हमारा जो भी हमारे टेन्योर हमने इकट्ठे काटे हैं, या जो भी हमारे बच्चों की छोटी छोटी हमारी यादें हैं, बस उनके सहारे याद कर कर के खुश रहते हैं, घूमते फिरते हैं, अब इंजॉय कर रहे हैं लाइफ को। बट पीछे जब वो पलट के उन पन्नों को याद करते हो तो वो भी एक हमारा एक पीछे का जो एक लाइफ थी, टफ़ लाइफ थी। ऐसे नहीं बोल सकते कि बहुत इजी वाली लाइफ थी, टफ़ लाइफ थी। क्योंकि उस टाइम ना तो फ़ोन होते थे, आज अभी तो मोबाइल है, जब मर्जी आप बात कर लो, तब ऐसा नहीं होता था। तो सर, आफ्टर रिटायरमेंट क्या प्लान्स हैं आपकी ज़िंदगी के? हम 2016 में मैं रिटायर हुआ हूँ जी। और उसके बाद आर्मी में एक रीएम्प्लॉयमेंट सिस्टम है, तो 4 साल मैंने रीएम्प्लॉयमेंट की। अच्छा। उसके बाद मार्च 2020 में मैं फाइनली रिटायर हो गया। और उसके बाद हमारे मेरे में तो वो जज्बा है कि मैं अपने वेटरन्स की किसी न किसी तरीके से रिटायर्ड फौजियों की सेवा करता रहूं। तो हमारे जो ECHS के पॉली क्लिनिक हैं, ये यहाँ पर भी आर्मी के तीनों आर्म्ड फोर्सेस के, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का कोई भी इसमें ऑफिसर इंचार्ज के लिए अप्लाई कर सकता है, जिसको कि पूरे उस पॉली क्लिनिक को देखना होता है। तो मैंने उसके बाद इंटरव्यू दिया उसके लिए, और मैं 1 साल मंडी में रहा हूँ। अच्छा। यहाँ से, और उस मंडी को छोड़ने के बाद 1 साल के बाद वो थोड़ा दूर पड़ रहा था जी। तो उसके बाद उसको मैंने वहाँ से छोड़ दिया। और 2 साल मैंने यहाँ जोगिंदर नगर यहाँ से 21 किलोमीटर दूर है, वहाँ पर ECHS पॉली क्लिनिक में मैंने काम किया। और मुझे बड़ी खुशी है कि वहाँ रहते हुए मैं यहाँ से दूर दराज से आने वाले लोगों को उनकी देखभाल करना, उनको गाइड करना, उनके ज़रूरतों को पूरा करना, और अगर उनका ट्रीटमेंट इलाज यहाँ नहीं हो पाता हो, तो वो सुविधाएं यहाँ ना हो, तो उनको चंडीगढ़, दिल्ली, मुंबई, जहाँ भी वो जाना चाहें उसकी व्यवस्था आजकल हुई है, तो उनको उस प्रकार से उन्हें भेज देते हैं। और यहाँ भी मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आजकल वेटरन जो है वो हिंदुस्तान के किसी भी कोने में अपना इलाज करवा सकता है। क्या बहुत बड़ी बात है। सर, एक पर्सनल क्वेश्चन, बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है जो मेरे मन में कब से हो रहा है कि मैं आपसे पूछूं। आफ्टर रिटायरमेंट जब आप मियाँ बीबी एक दूसरे को टाइम दे रहे थे, तो जो करवा चौथ में के त्यौहार में मैम ने मिस किया वो गिफ्ट, क्या आपने अब इनको कोई ऐसा गिफ्ट दिया जो इनकी इच्छा थी कि वो गिफ्ट आपके द्वारा इनको मिले? ऐसे है कि सच बताना पड़ेगा मैं सर। आपको सीधी बात बताऊं कि जी। मैं तो इन चीज़ों को मुझे याद ही नहीं रहती है कि इसको मैंने कब क्या दिया है। जी जी जी। इसको जब से तक से हमारी शादी हुई है तब से लेकर के आज तक भी पूछेंगे कि मेरी यूनिवर्सिटी में मुझे क्या दिया था, करवा चौथ में क्या दिया था, ये इनको सब याद है। अच्छा। लेकिन मेरा एक पक्का ये रहता था कि अगर कभी ऐसे तो ये बहुत समझदार और स्ट्रॉन्ग रहे हैं। जी। कभी भी हमेशा ये देख करके कि कितनी, उसमें हमारी सैलरी भी कम होती थी। जी, अभी जी, तो जी। सैलरी वगैरह काफ़ी जी। हो गई 6th 7th पे कमीशन के बाद। तो ये भी बड़े ध्यान से और से ही कोई डिमांड करते थे। प्लस जो भी ये आपस में अपने इनके पैसे देते थे, इनके पास पैसे होते थे, उनको भी सेव करते अपने लिए कुछ ना कुछ ये करते थे। फिर मुझे नहीं, आप बात को पलटी कर रहे हैं। हम ये पूछना चाह रहे हैं कि आपने क्या गिफ्ट दिया, क्या आपको याद है वो गिफ्ट? हाँ, मैं आपको बताता हूँ कि सोचना पड़ रहा है सर आपको। नहीं, मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगा, बिकॉज आई विल बी ट्रूथफुल। जी। पिछले इसमें मेरा जो अवार्ड है जी। उसका हमें वो मिलता है
एन्युटी मिलती है हर साल 2 लाख रुपया जी हिमाचल गवर्नमेंट जी देती जी है। जी। पिछले से नहीं वो दे देते हैं तो मुझे दे actually। देंगे। अच्छा, तो मैं ओके। इनको लिए पक्का रखा है कि तो जब वो भी जो ये एन्युटी होगी, मिलती है वो मुझे दे देते हैं ये कि आपके तुम कुछ भी ले गिफ्ट लो। का हिस्सा होगा। ये मैं आपको बताना चाहूंगी कि धर्मपत्नी कैसे बीच में बोल रही हैं, पर्दे डालने की कोशिश भी कर रही हैं कि जो 2 लाख रुपया मिलता है वो सर जो है वो मैम को, ये इनका प्यार है। ये हम इसलिए पूछ रहे थे कि बहुत सारी ख्वाहिशें रहती है एक औरत की, और स्पेशली ख्वाहिश जो होती है वो करवा चौथ का वो ऐसा व्रत होता है जो धर्मपत्नी अपनी पति की सलामती के लिए रखते हैं। तो बदले में ब्लेसिंग के रूप में पति जो है वो अपनी पत्नी को गिफ्ट देता है। तो सर का यही कहना था कि उन्होंने अनगिनत गिफ्ट दिए लेकिन वो उनको याद नहीं। तो ये इनका बोलापन, लेकिन प्यार जो है वो असीम है। मैम आपसे पूछना चाहूँगी, अगर आपको दोबारा जन्म मिले तो क्या आप दोबारा से एक फौजी की पत्नी बनना पसंद करोगी? लेकिन जी। आपको ईमानदारी से जवाब देना है। पक्का बनना चाहूँगी, क्यों? क्योंकि जो हमने जो लाइफ को जिया है, जैसे पहले तो हम देखो यहाँ गांव से गए हैं, पर जो पढ़ी मैं पठानकोट में भी हूँ, बट जब मैं इनके साथ गई तो मेरा तो बैकग्राउंड जो थी वो सिविलियंस थी ना, क्योंकि हमारा तो होता कि 10 बजे ऑफिस स्टार्ट होंगे, 4-5 बजे बंद हो जाएंगे। पर जब मैं इनके साथ गई तो ये कैप्टन थे उस टाइम, सवेरे 5 बजे उठेंगे, पीटी के लिए जाएंगे, डिसिप्लिन। हाँ जी, फिर आएंगे, फिर नहाएंगे धोएंगे, फिर ऑफिस के लिए भागेंगे, फिर लंच के लिए आएंगे, बाद थोड़ी देर लेटेंगे, फिर भागेंगे गेम्स के लिए, फिर शाम को ऑफिस से आएंगे। स्टार्टिंग में तो मुझे लगता था कि ये तो बड़ी लाइफ थोड़ा सा अलग है, मतलब टाइम नहीं है। बट बाद में फिर लगता था कि नहीं, बहुत अच्छा है, अपने लिए भी टाइम है, अपने बच्चे के लिए भी टाइम है, और हस्बैंड को भी टाइम दे रहे हैं। मैम का कहना है कि अब लगता है मैम को कि एक फ़ौजी की पत्नी होना बेहतर है सिविलियन की पत्नी होना। तो ये बहुत सारी डिसिप्लिन की बातें अगर हम सीखते हैं, पंक्चुअलिटी की बातें सीखते हैं, तो वो फ़ौजी ही सिखा सकता है। तो ये जो स्टोरी आज हमने एस.सी. राणा सर की करी और उनकी धर्मपत्नी की कुछ बातें आप तक पहुंचाई, ये रीज़न एक ही है कि फैमिली जो है वो सपोर्ट करती है एक फ़ौजी की, तभी एक फ़ौजी जो है वो बिंदास होकर देश की रक्षा करता है। लेकिन आप सब क्या कर रहे हैं? आप क्या इनकी कहानियाँ सुनकर मोटिवेट हो रहे हैं? क्या आज हमारी जब भी स्टोरी आप देखेंगे तो क्या आप इन जैसा बनना पसंद करेंगे? अपनी राय तो आपको देनी ही पड़ेगी कमेंट के थ्रू। इनको ब्लेसिंग्स के रूप में आपके कमेंट चाहिए और आपकी शेयरिंग चाहिए। जय हिंद। कीर्ति चक्र से सम्मानित एस.सी. राणा सर को ये तिरंगा झंडा देकर इस तिरंगे का सर जो है वो ऊंचा हो गया। गर्व है हमें कि हम इस देश के वासी हैं, यहाँ पे ऐसे सपूतों ने जन्म लिया। जय हिंद। CEN न्यूज देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।